नमस्ते बच्चों, आप लोगों का एक बार से फिर से इस इतिहास के वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले कुछ वीडियो आप लोगों का इतिहास का भेजा था, शायद आप लोग सुने होंगे, पसंद आया होगा, उसको अनुसरण किए होंगे। बच्चों, अभी इस इतिहास विषय में पाठ का नाम है भारतीय कलाओं का इतिहास। भारत देश हमेशा कोई न कोई, चाहे वह चित्रकला हो, चाहे शिल्प कला हो, चाहे कोई भी कला हो, उसके बारे में अपना अस्तित्व निखारता चले आया है। बच्चों, इसमें सुविचार है, ये वक्त गुजर जाएगा। मतलब जो समय चल रहा है ये बीतेगा, समय बीत जाएगा। चाहे वह दिन का समय हो, चाहे वह रात का समय हो, चाहे संकट का समय हो, चाहे अहंकार का समय हो, चाहे कोई भी समय हो। जिस तरह से दिन रहता है तो रात होना प्राकृतिक नियम है, रात रहती है तो दिन होना, उजाला होना प्रकृति का नियम है। एक समय एक जगह स्थिर कभी नहीं रहता है। तो बच्चों, भारतीय कलाओं के इतिहास में हम लोग जो जानेंगे, शिल्प कला, चित्रकला, नक्काशी, शिलाओं पे कलाएं या गुफाओं की कलाओं के बारे में जानेंगे। बच्चों, आइए देखते हैं भारतीय मूर्ति कला विज्ञान। जैसा कि बच्चों, आज डिजिटल इंडिया के नाम से भारत देश हमारा जाना जा रहा है। विज्ञान की तकनीकी, विज्ञान की खोज तेज गति से हो रही है। हमारे देश में हर काम टेक्नोलॉजी के आधार पर निर्भर हो गया है। तो इसी तरह से जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी या जो पत्थर की मूर्तियां बनाई जाती थी, जो तांबे, कांसा, पीतल की मूर्तियां बनाई जाती थी, हाथों से गढ़कर, तराश कर, छेने हथौड़ी का उपयोग कर ठोक कर, आग में पकाकर बनाया जाता था, आज वह मशीनों के माध्यम से बन रहा है। ध्यान देना बच्चों, देव प्रतिमाओं का उपयोग किए जाने की कल्पना पहली बार कुशाणों के सिक्कों पर दिखाई देती है। मूर्ति विज्ञान से संबंधित नियम बनाए गए और शिल्प कला के मापदंड निर्धारित किए गए। कांस्य मूर्तियों का निर्माण करने की कला विकसित हुई। देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा। बच्चों, देव प्रतिमाएं, देवियों की, देवताओं की प्रतिमाओं का छपाई सिक्कों पर होती थी। जैसा कि अभी हम आप लोगों को सिक्का दिखाएंगे, इस पे देखेंगे आप लोग, भारत का सिक्का है, भारत के निशान है, इस तरफ लिखे हुए हैं। तो जैसे ये छपाई हुई है वैसे ही छपाई उस समय ही हुआ करती थी। इधर देखिए लिखा है 5 पैसे, ये 5 पैसा है, ये अब चलना बंद हो गया है। पहले हम लोगों की अवस्था जब आप लोगों जैसे थी तो 5 पैसे का सामान मिलता था। 5 पैसे के बहुत सारे सामान मिला करते थे। देखिए ये 5 पैसा है, 5 पैसा है और इसकी बनावट चौकोर है, बराबर। तो बच्चों, इसी तरह से सिक्का देखिए, इसको 10 पैसा, ये 10 पैसा है और इसको भी चलन आज बंद हो गया है। हम लोगों के समय में 10 पैसा, 5 पैसा अगर मिल जाता था तो बड़ी इसकी कीमत और बड़ा महत्व, बड़ा हर्ष होता था इस पैसे को पाकर। बच्चों, उसी का भाग देखिए 20 पैसा है, इस पे भी छपाई है, कढ़ाई है, लिखावट है, बराबर। लेकिन उस समय के जो सिक्के थे वो ऐसे हुआ करते थे जो कि जो लिपि लिखी गई है उसको पढ़ने में आज भी इतिहासकारों में मतभेद है। वो चित्रों के माध्यम से देवी देवताओं का चित्र, राष्ट्रीय चिन्हों का चित्र बना हुआ अनुसरण कर लिए, लेकिन जो लिपि लिखी गई है वो भी मतभेद है, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के सिक्के। देखो बच्चे, ये 25 पैसा है, ये 25 पैसा है, इसको 4 आना कहा जाता था।
4 आना, मतलब 25 पैसा। ये देखिए 50 पैसा है, जो कि इसको आप लोग देखे होंगे। ठीक है, अच्छी बात है। इतिहास के लिए सभी जीवित रहना ये सभी जरूरी है बच्चों, बराबर। तो इस तरह से बच्चों इतिहास में देवी देवताओं की प्रतिमाओं को चित्रण सिक्कों पर दिखाई देता है। साथ में विज्ञान का नियम बदलने से, विज्ञान आ जाने से, पहले जो मूर्तियां मैंने बताया पत्थरों की बनाई जाती थी, मिट्टियों की बनाई जाती थी, कांसा की बनाई जाती थी, पीतल की बनाई जाती थी। आज सभी मूर्तियों में बदलाव आया है। हाथों से, मानव हाथों से बनाया करता था, दिन भर उसको छीनी हथौड़ी लेके तराशता था। हथौड़ी, लकड़ी की हथौड़ी या लोहे की हथौड़ी से उसको मीठी चोट देकर उसको आकार देने का काम किया करता था। लेकिन बच्चों डिजिटल होने के नाते, विज्ञान का युग बढ़ने के नाते, अभी देखिए मूर्तियों को बनाने के लिए मानव अभी सांचे में प्लास्टर ऑफ पेरिस को घोलकर डाल देता है, तो उसमें वो हाथ को करके हाथ को बना के निकाल लेता है, मस्तिष्क को निकाल लेता है, मुखौटे बना लेता है। तमाम तरह की प्रक्रियाएं विज्ञान की तरफ से जारी हो गई और थोड़े समय में अधिक से अधिक चीजों को बनाने की प्रक्रिया आरंभ है। बच्चों इस बात का ध्यान देना है कि विज्ञान कितना भी आगे चले जाए, आज कोविड-19 वैश्विक कोरोना वायरस नामक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, सब विज्ञान फेल हो गया। विज्ञान को इस बात का शायद अहंकार रहा होगा कि हम जो चाहेंगे वो औषधियाँ, जो चाहेंगे वो अपने तरह से कर लेंगे। लेकिन इस बात को बच्चों ध्यान रखना कि प्रकृति जरूर कहीं न कहीं है। अगर जब जब गलत कार्यों का ज़्यादा प्रोत्साहन होगा, बढ़ावा होगा, तब तब प्रकृति जो है अवतार लेकर सीख देने का काम करेगी, बराबर। तो बच्चों आज विज्ञान बढ़ने के नाते कलाओं में भी अद्भुती चमत्कार हुआ है और समान चीज़ों में भी अनेक तरह के बदलाव और चमत्कार की प्रक्रिया आरंभ हो रही है। ठीक है, विकास हो रहा है, प्रगति हो रही है, प्रोडक्शन अधिक बढ़ रहा है, रोजगार मिल रहा है, भरण पोषण हो रहा है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, लेकिन हमको अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों को नहीं भूलना चाहिए। तो बच्चों इसी क्रम में आइए हम लोग अगली हेडिंग के बारे में जानते हैं। स्थापत्य और शिल्प कला। स्थापित की गई, स्थापना की गई, शिलाओं पे बनाई गई कला, चाहे वह चित्रकारी हो, चाहे लिखावट हो, चाहे कुछ भी हो। भारत में कई उकेरी हुई गुफाएं हैं। प्रवेश द्वार, भीतर के खंभे और मूर्तियां शिल्प कला के उत्तम नमूने हैं। बच्चों भारत देश में मैंने गुफाओं के बारे में बताया। गुफाओं में तमाम प्रकार की चित्र उकेरे गए हैं, बनाए गए हैं, चाहे वह स्तंभ हो, चाहे प्रवेश द्वार पे ही हो, चाहे भीतर का छज्जा वगैरह हो। छज्जा माने छत, और छतों की जो बनावट हुआ करती थी उस समय, भले ही शस्त्र उतने नहीं थे, छेनी हथौड़ी का ही उपयोग किया जाता था, दिन भर मानव उसी में लगे रहता था, लेकिन ऐसी चीजों का उत्पत्ति कर दिया जो कि आज मानव को सोचना मुश्किल हो जाता है। अभी मानव छज्जों को ऐसे आकार देके गोल बनाया करता था उस समय कि वहां से पुकार करने पे, बोलने पे, फुसफुसाने पर वहां पे तेज गति से आवाज दूसरे तक पहुंचा करती थी। आज जैसा माइक या और सारे डिजिटल नहीं थे। उस समय इस बात को मानव ने अनुमान लगाया कि कोई सभा करना है, कोई बात कई लोगों तक पहुंचाना है और धीरे बोल के वो आवाज को तेज करना है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि छज्जे के जो छज्जा होता है गोल आकार में, उसकी नक्काशी डिजाइन तो अलग बात है, लेकिन उसका उपयोग कितना उन्होंने सोचा कि इस तरह का उपयोग करने से मानव की आवाज़ एक दूसरे तक पहुंच सकती है। तो बच्चों
अभी आगे हम लोग कुतुब मीनार के बारे में जानेंगे। अभी चित्र के माध्यम से हम देखकर उसको जानेंगे। बच्चों देखिए, एक कुतुब मीनार का चित्र है। कुतुबुद्दीन ऐबक ईस्वी सन की 12वीं शताब्दी के इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। उस समय उसके पश्चात अल्तमश ईस्वी सन की 13वीं शताब्दी के शासन काल में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया। बराबर। कुतुब मीनार संसार में पूरे विश्व में सर्वाधिक सबसे ऊंची मीनार है। बराबर। इसकी ऊंचाई 73 मीटर 73 मीटर है बच्चों, 240 फीट है, जिस वास्तु संकुल का कुतुब मीनार हिस्सा है। बराबर। कुतुब जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थान के रूप में घोषित किया गया है। इसको विश्व की विरासत, विश्व के एक बड़े इतिहास के बारे में जानते हैं। बच्चों ध्यान देना, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी में इसके निर्माण का कार्य शुरू किया और उसके बाद अल्तमश 13वीं शताब्दी में इस कार्य को पूरा किया। 73 मीटर इसकी हाइट दिया। बराबर। और 240 फीट जो है 73 मीटर का 240 फीट होता है, जो पूरे संसार की एक आश्चर्यजनक वस्तु है। बच्चों अब इसके आगे हम लोग मुगल ताजमहल के बारे में जानेंगे। जैसा कि ताजमहल का नाम आप लोग सुने होंगे कि ताजमहल जो है यह आगरा में स्थित है और आगरा में स्थित है और इसकी सुंदरता पूरे विश्व में विख्यात है। पूरे भारत देश के कोने कोने के व्यक्ति इसको, इमारत को, इस विरासत को देखने के लिए आते हैं। इसको मुगल सम्राट शाहजहां जो था, इन्होंने अपनी पत्नी या बेगम को जो है मुमताज महल की याद में इसका निर्माण कार्य करवाया। बच्चों जब मुगलों ने इसका निर्माण करवाया था तो सब कुछ सही था, लेकिन उतना सुंदरता उस समय नहीं थी जितना कि आज हो गई है। वहाँ पे अंग्रेज़ों द्वारा कुछ फव्वारे, वृक्ष, प्रवेश द्वार और सारी चीज़ों की पाबंदियाँ किया और इसके सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं और इसमें बहुत सारी कोई भी किसी तरह की समस्या या किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और लगभग शुक्रवार, जुमा का दिन जो माना जाता है, उस दिन इसमें निःशुल्क प्रवेश होता है। तो बच्चों कभी अगर उत्तर प्रदेश की धरती से गुजरना तो आगरा का जो ज़िला आता है वहाँ जाना, थोड़ा सा एरिया का सामान, एरिया की होटल रहने के थोड़ा महंगे तो पड़ते हैं, फिर भी वहाँ 10-15 किलोमीटर के इर्द गिर्द किसी मोटर वाहन, धुआं धक्कड़ वाला या भट्ठी, ईंट भट्ठा या किसी भी धुआं धक्कड़ प्रदूषित काम नहीं किया जा सकता। तो बच्चों ये था तो ताजमहल के बारे में। आज मुगलों ने इस इतिहास को रचा कि जब तक ये धरती और आसमां रहेगा तब तक ऐसे महान पुरुषों को, ऐसे बेगम को लोग याद करते रहेंगे। अब आगे हम लोग गोल गुंबज आदिल शाह की कब्र के बारे में जानेंगे। बच्चों ईस्वी सन की 17वीं शताब्दी में बना हुआ बीजापुर के अद्भुत इमारत गोल गुंबज मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है। कब्र माने बच्चों जहाँ पे व्यक्ति इस्लामिक तौर पे या अपने धर्म के तौर पे या किसी को भी जहाँ पर दफनाया जाता है, दफनाने के बाद वहाँ की जो कुछ भी थोड़ा बहुत बनावट होती है उसको कब्र या पूरे जगह को कब्रस्तान के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इमारत को गोल गुंबज नाम से जिस कारण मिली, उस गुंबज के अंदर वाले घेरे से लगकर गोल छज्जा है। जैसा कि अभी मैंने बताया, गोल छज्जे पे
और इस छज्जे में खड़े होकर धीमी आवाज़ में बात करने पे वह सर्वत्र आवाज़ फैलती है। बच्चों, उस समय ऐसी प्रक्रियाएं थी, ऐसे गोल गुंबज के बारे में थे। उसी समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में बांधे गए बनाए गए चर्च, सरकारी कार्यालय और बड़े बड़े पदाधिकारियों के आवास स्थान, स्टेशन जैसी इमारतें भी इस शैली में देखने को मिलती हैं। बच्चों, बड़े बड़े पदों पर उस समय ये जो कार्यालय वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं या जो भी मैं बता रहा हूँ, आवास या रेल स्थानक अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाए गए थे, वो सभी उन्हीं के पदाधिकारी हुआ करते थे अंग्रेज। जैसा कि आप लोग 1857 का विद्रोह शायद पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में, तो उसमें बताया गया होगा कि भारतीयों को ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे। और इसी क्रम में बच्चों, इनका आवास जो होता था सुंदर अच्छा हुआ करता था, वहाँ पे रहते हैं। अगर इनका अंग्रेज़ों का आज भी आवास को देखना है तो आप कोलकाता नामक शहर में अगर आप जाते हैं कभी, तो वहाँ पे एक गोरा बाज़ार नाम है, जो अंग्रेज़ों के नाम से पड़ा हुआ स्थान है, जिसका नाम है गोरा बाज़ार। वहाँ पे बहुत लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड तमाम ऐसे एक लाइन से एक जगह पे तमाम ऐसे आवास दिखाई देते हैं। इतिहास को जिंदा रखने के लिए आज उसको देख रेख हो रही है और हम भी उसको देखे हैं, अच्छा दिखता है। और दूसरी बात रही बच्चों, मुंबई की CST रेल स्थानक एक जो है यह उत्कृष्ट रेल। बच्चों, मुंबई का CST स्टेशन, जिसको BT विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, अभी उसको जाएंगे तो आपकी एकदम साइड में बाहर निकल के खड़े होंगे तो चित्र उसका देखेंगे तो लगेंगे कि वास्तव में इसको किसी ने मेहनत और श्रम के साथ पैसे को लगा के बनवाया है। लेकिन उसका नाम पहले अंग्रेज़ों ने बनवाकर उसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस दिया था। तो भारत के लोगों को ऐसा लगा कि आज हमारे देश से अंग्रेज इतना खुरापात, इतनी सारे गलत कार्यों को शोषण करके देश को सता परेशान करके गए हैं, तो उनके नाम से हमको इस स्टेशन का नाम बदलना चाहिए। तो नाम स्टेशन का बदलकर CST कर दिया गया। उसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाने लगा। तो भव्य चित्र है, आप लोगों को चित्र के माध्यम से दिखाई देता होगा बच्चों। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। इसी क्रम में बच्चों अब हम लोग अगली हेडिंग जानेंगे, भारत में ललित आंगिक कला परंपराएं। सुंदर भारत की सुंदर अंगों की जो कला की परंपरा थी, उसमें पहली हेडिंग है लोक कलाओं की परंपराएं। लोगों की जो कला थी उसकी क्या परंपरा थी। परंपरा माने पहले से कैसे चली आ रही थी, कैसा रीति रिवाज, या सारी बातों का अनुसरण करके आगे बढ़ाना। भारत के प्रत्येक प्रदेश की विविधतापूर्ण लोकगीतों, लोकवाद, लोक नृत्य, लोकनाट्य आदि है। महाराष्ट्र में कोली नृत्य, कोकण का दशावतार कीर्तन आदि। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, भारत विविधता का देश कहा जाता है। तो यहाँ पे बोली, भाषा, पहनावे, खान पान, रहन सहन, घरों की बनावट में अलगाव आप पाते हैं भारत देश में। तो कहीं पे नाटक अलग तरह से किया जाता है, कहीं पे नृत्य अलग होता है। जैसे आप महाराष्ट्र में रह के जानते होंगे कि महाराष्ट्र का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, कोली नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो जगह जगह पे नाटक, दशावतारी नाटक बताया गया है। लेकिन यही दूसरे प्रदेश में जब आप चले जाएंगे तो 10 देवताओं का वर्णन पाएंगे, तो थोड़ा सा अलगाव आपको दिखाई देगा। तो ऐसे प्रक्रिया में बच्चों हमको ध्यान देना है, हम जिस प्रदेश में, जिस स्टेट, जिस राज्य में रहते हैं, वहाँ का भी हो सकता है रीति रिवाज, परंपराएं अलग होती हैं। ये स्वाभाविक है। कोस कोस पे पानी, सवा कोस पे बानी, मतलब एक कोस 3 किलोमीटर आप जाएंगे, 3 सवा 3 किलोमीटर, तो पानी में टेस्ट में
चेंज पाएंगे। और वही थोड़ा सा 3.25-4 किलोमीटर आप चले गए तो भाषा भी बदल जाती है। तो ऐसे तरह से बच्चों सब मिलाकर जो भी प्रक्रिया हमारे देश में चल रही है तो सबके लिए वह अच्छी हुआ करती है। लेकिन वही मैं बताया कि कहीं का नृत्य कुछ है, कहीं का भोजन कुछ है, कहीं का नाटक कुछ है, कहीं की कुछ बातें अलग हैं। इसी क्रम में बच्चों हम अगली हेडिंग को जानेंगे। अगली हेडिंग है अभिजात कलाओं की परंपराएं। जो संगीतों की कला है उसकी परंपरा। अभी कहीं पे नृत्य कैसा होता है, नाचने की प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन सबका जो कला होती है वो अलग अलग होने की परंपरा है। भारतीय ललित कलाओं की प्रस्तुति में श्रृंगार, हास्य, भीमस, रौद्र, करुण, वीर, भयानक, अद्भुत और शांत इन 9 रसों का मूलभूत माना गया है। बच्चों चाहे जो कलाएं हों, अभी आप इस फिल्मी दुनिया में तो कम समझ में आता है, लेकिन अगर एक हमारे भारत देश में उत्तर भारत चले जाएंगे तो एक गायन प्रथा होती है जिसका नाम लोगों ने बिरहा दिया है। उसमें वो अपने आप गायक इस बात को स्पष्ट करता है कि कभी वीर रस का या कभी श्रृंगार रस का या कभी भीमस रस का या रौद्र रूप का, तमाम तरह के रसों का अनुसरण करके वह बोला करता है या किया करता है। तो बच्चों इस तरह से हर तरह के अलग अलग रूपों को अलग अलग प्रक्रियाओं में अपनाया जाता है। अलग अलग परंपराएं प्रचलित हैं और चली आ रही हैं। आगे देखिएगा बच्चों, भारत में शास्त्रीय गायन की 2 प्रमुख शाखाएं हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। शास्त्र में गायन की जो प्रमुख शाखा है वह 2 है, एक हिंदुस्तानी, दूसरा संगीत कर्नाटकी। बराबर उत्तर भारत में कथक, महाराष्ट्र में लावड़ी, उड़ीसा में ओडिसी आदि। स्वतंत्र भारत में शास्त्रीय संगीत और नृत्य सामान्य रसिकों के पहुँचे विभिन्न स्थानों पर संगीत नृत्य महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। बच्चों चाहे वह कर्नाटकी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर भारत हो, हर जगह व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए अपनी परंपरा के अनुसार गीत का गायन, नाटकों का पेश या पारंपरिक कोई प्रथाओं का, कृष्ण लीला जैसे होती है, जैसे रामायण होता है, ये सभी प्रक्रियाओं को पेश करने का आयोजन करता है। लेकिन बच्चों अब थोड़ा सा सोचने की बात है, पारंपरिक चीज़ों को लोग पसंद करना कम पसंद करते हैं। इसके नाते आज हर व्यक्ति को रोटी, कपड़े, मकान या मनी मुद्रा या पैसे की आवश्यकता हुआ करती है। कहें से कि कोई भी कार्य पैसे के बिना आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए आज गानों की भी स्टाइल, नाचने की भी स्टाइल, बोलने की भी स्टाइल अलग अलग तरह तरह से नई नई उत्पत्तियां हो रही हैं। तो बच्चों हमारे ख्याल से आप लोगों को ये सभी जो भी बातें हमने बताया ये पसंद आई होंगी। पाठ पूरा हो जा रहा है आपका धीरे धीरे, तो इसको आप लोग घर काम करके शुक्रवार तक ग्रुप में फोटो खींच